नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन बात निचोड़ की और मैं हूं आपके साथ अरुण राठी। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया जूझ रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। भारत में आए दिन 10,000 कोरोना के मरीज आ रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति आपके सामने है। सरकार द्वारा हवाई जहाज, रेल यात्रा, धार्मिक स्थल खोल दिए जा रहे हैं। यहां तक कि शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने की इजाजत दे दी गई है। अब सवाल यह उठता है कि जब हम आज तक कोरोना पर पकड़ नहीं बना पाए, आए दिन देश में 10,000 मरीज सामने आ रहे हैं, मरने वाले की संख्या में भी लगातार इजाफा हो रहा है, उसके बावजूद भी लॉकडाउन में ढील क्यों दी जा रही है? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान मौजूद हैं। जानेंगे इनसे कि आखिर इस डील का क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं सभी मेहमानों का परिचय करा दूं। बागपत से हमारे साथ प्रभात कुमार जैन जुड़ चुके हैं, जो सराफा व्यापारी है। मुजफ्फरनगर से डॉक्टर संदीप वर्मा जुड़ चुके हैं, ये भाजपा नेता है। मेरठ से हमारे साथ नेहा गौड़ जुड़ चुके हैं, सपा नेत्री हैं। और अयोध्या से हमारे साथ रंजीत सिंह जुड़ चुके हैं, ये भी व्यापारी हैं। मैं सबसे पहले प्रभात जी के पास जाना चाहूंगा। प्रभात जी, जिस प्रकार से लॉकडाउन में लगातार ढील दी जा रही है, आने वाले समय में इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए राठी जी, बात यह है कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप नए नए टॉपिक इस तरह के निकाल के लाते हैं और पूरी टीम मेहनत से काम करती है। आपको शुभकामनाएं कि आपका चैनल प्रगति करे। दरअसल में जो कोरोना बीमारी आई है, ये पूरे विश्व के लिए बिल्कुल एक नई बीमारी है। इस तरह का वायरस ना कभी किसी ने देखा, ना किसी ने सुना, और भयावहता इसकी इतना प्रचारित किया जा रहा है कि ये पता नहीं क्या मतलब मॉन्स्टर है। बीमारी खतरनाक है, लेकिन जितना इसका एक हवा मचाया जा रहा है, इसकी भयावह भारत की जनसंख्या पर अगर आप गौर करें तो 135 करोड़ के आसपास की हमारी जनसंख्या है। और जो टोटल इन्फेक्टेड लोग हैं, जहां तक मुझे आंकड़ों को पता है कि 2,50,000 से 2,60,000 के बीच में लोग इन्फेक्टेड हुए हैं अभी। इसमें से पॉजिटिव चीज ये है कि लगभग 50% यानी कि 1.25 लाख के करीब उसमें ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। टोटल डेथ अप्रोक्सीमेट 7,200 के आसपास नहीं है। अभी मोटा मोटा अनुमान लगाए चले तो समथिंग अराउंड 1,30,000 हमारे जो इन्फेक्टेड लोग हैं जो भारत में कोरोना से पीड़ित हैं। दशमलव में इसको परसेंटेज में लेके चले 0.0001%। भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में बाकी बीमारियों की आप तुलना करें तो ये कुछ भी नहीं है। मरने वालों का आंकड़ा भी परसेंटेज के हिसाब से लगभग 2.5 से 3% है। चिंता का विषय है, लेकिन जितना हमारी मीडिया इसको प्रसारित कर रही है, या आपके या हमारे या सभी के मन में भय है, सबसे पहले तो हम इस भय को दूर करना पड़ेगा। प्रभात जी, जिस तरीके से पीएम ने देश की जनता को संबोधित करते हुए कहा था कि अगर देश को बचाना है, उन्होंने कहा था कि हमारा राष्ट्र 20 साल पीछे चला जाएगा अगर हमने लॉकडाउन का पालन ना किया। जनता ने लॉकडाउन का पालन किया भी, उसके बावजूद भी हम कोरोना को नहीं रोक पाए और आज धीरे धीरे करके लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। राठी जी, देखिए, किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियां एक समय तक ही रोकी जा सकती हैं। उसके बाद अगर उसको रोका जाता है तो लोगों के पास खाने के लिए रोटी भी नहीं रहेगी। आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ जी। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हमें लॉकडाउन में रहना पड़ेगा, ये उसी का नतीजा है कि हमारे केसेस आज 1.25 लाख की गतिविधियां पिछले 25 मार्च से बिल्कुल शून्य है। कुछ जगह पे ढील दी जा रही है, लेकिन वो समय समय पर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है। लेकिन गतिविधियां चलाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपको हमें जीना। आर्थिक गतिविधियां नहीं चलेंगी तो अगर लोग बीमारी से नहीं मरेंगे तो भूख से मरेंगे, या अपराध इतना बढ़ जाएगा कि आपका हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस प्रकार से आपने भूख की बात की, क्या आप मान रहे हैं कि जमीनी स्तर पर हमारे मजदूरों तक और भूखे लोगों तक खाना पहुंच रहा है? और जब खाना पहुंच रहा है तो ये मजदूर, जब ये खाना पहुंच रहा है तो ये मजदूर अपने गांव की तरफ क्यों भाग रहे हैं? मजदूरों में एक डर का माहौल पैदा किया गया। दिल्ली का उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा, बहुत ताजा उदाहरण है। सुबह 4 बजे उनके घरों के पास जाके लाउड स्पीकर से अनाउंसमेंट किया गया कि आपके घर जाने के लिए बसें आनंद विहार बस अड्डे से अवेलेबल हैं। इसकी वीडियो भी आप व्हाट्सएप वगैरह पे, फेसबुक पे या अन्य संचार माध्यमों से आपके सामने आई है, बड़े न्यूज चैनलों पे चलाई है। तो मजदूरों के मन में एक डर का माहौल
पैदा किया गया कि आप डर जाइए, आप यहाँ से निकलिए। सही मायने में तो दिल्ली खाली कराई गई है मजदूरों से, अपने जो जिम्मे उन्होंने एक जिम्मेदारी थी उसको ना निर्वहन करके नहीं, अपने दिल्ली अपने से राज्यों में आप भेजा गया। दिल्ली और की ये बात कर सबसे रहे हैं, बड़ा लेकिन कारण बना है हरियाणा, कोरोना पंजाब, राजस्थान, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, हर जगह से मजदूर लौटे थे। सबको मन में भय है कि हमारा हम यहाँ रह गए तो क्या होगा, अपने अपने घर चलते हैं। और जितनी हमारे उत्तम व्यवस्था हमारे प्रदेश में हो गई है, शायद ही कहीं पे हुई हो। जी, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सपा नेत्री जो हमारे साथ जुड़ी है, नेहा गौड़ जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस लॉकडाउन में जो ढील दी जा रही है, क्या मान के चल रही है, क्या कहना है आपका? सर, सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज मैं आपके साथ में, और आपने का एक अच्छा मुद्दा उठाया इस बात के लिए कि देश में जो लॉकडाउन एकदम माननीय हमारे प्रधानमंत्री साहब ने एकदम अनाउंस कर दिया था, जो कि एकदम अनाउंस नहीं होना चाहिए था, जो कि 21 अप्रैल को एकदम किया था। उसके बाद एकदम आप 15 डेज का लगातार आप 15 डेज का अनाउंस कर रहे हैं, और 15 डेज का अनाउंस करने के बाद में आपने कोई भी ये चीज किसी को भी नहीं बताई कि आगे क्या रणनीतियां होंगी, किस प्रकार से इस चीज को होगा। बस एक अनाउंसिंग कर दी गई कि लॉकडाउन है, घर से बाहर ना निकलें, घर में रहिएगा। लेकिन एक गरीब व्यक्ति के बारे में, जो गरीब लोग थे उनके बारे में, जो नौकरी पेशा लोग थे, किसी के बारे में कुछ नहीं पूछा गया, कुछ समझा नहीं गया, उस रणनीति को बना के नहीं चला गया। इस प्रकार से आपने देखा कि आपने भी बात भी की है, और जो हमारे माननीय भी चल रहे थे अभी बीच में, उन्होंने बोला कि कोई भी मजदूर प्रवासी लोग के अंदर डर भय पहले तक नहीं था, लेकिन डर भय पैदा किया गया और पैदा होना भी था। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये डर भय किसके द्वारा पैदा किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये डर भय एक भूख का होता है साहब। गरीब जब होते हैं, एक भूख से तड़पता है तो वो बिल्कुल होता है। सरकार भूख के लिए तो खाना पहुंचा रही थी, हर गरीब मजदूर तक खाना पहुंचाने की बात भी की जा रही है, पहुंचाया भी जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैं खुद एक लगातार यहाँ पे 70 दिन तक मैंने सेवा की है, और आज 71वां 72वां दिन है, जो कि मैं घर से नहीं निकल पाई हूँ 2 दिन। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी मजदूर प्रवासी, मैंने जितने भी लोग देखे, ये सब झूठे वादे थे कि कोई खाना मुहैया नहीं कराया गया किसी प्रकार का। जो सरकार का आता था उससे आधार कार्ड देखा जाता था, बकायदा मैं खुद यहाँ पर खड़े होकर मैंने सब चीजें कराई हैं, तो मैं इस चीज को बिल्कुल नियमित देखकर चीजें बता रही हूँ। तो आप मानती है कि गरीबों तक खाना नहीं पहुंचाया गया? गरीबों तक खाना जो पहुंचा, आप पहले उनका आधार कार्ड, पहले आप उनकी आइडेंटिटी आप उनको देख रहे हैं, उसके बाद उनका एक मजाक उड़ा रहे हैं, खिल्ली उड़ा रही है शासन सरकार। एक वादा दे रही है कि आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, आपको खाना मुहैया कराया जाएगा, आपको राशन वितरित किया जाएगा। नथिंग एज जीरो। सरकार का एक वादा जीरो रहा। यहाँ पर आप ये खुद भी देख रहे हैं, आपका और हमारा बिल भी आया है, आपने भी देखा, हाउस टैक्सेस आए हैं लगातार, सब चीज आई है। आप हमें बताइए कहाँ खाना आया है, कहाँ खाना बटा है? 10 दिन दिल्ली में खाना, उसके बाद आप दिल्ली की व्यवस्था देखिए, क्यों दिल्ली से मजदूर भागे, क्यों हरियाणा से मजदूर भागे? जब भूख एक इंसान को पीड़ित करेगी तो वो अपने गांव ही जाएगा, अपने उस व्यवस्थित स्थान पर ही जाएगा, और कहीं नहीं जाएगा। जी, लौटेंगे आपके पास। एक बार मैं रुक कर लेते हैं, हमारे साथ संदीप वर्मा जी जुड़े हैं, जो भाजपा नेता है मुजफ्फरनगर से। संदीप जी, क्या कहना है? देखिए, अभी भी जैसे हमारी साथी ने कहा है अभी कि किसी को कुछ नहीं मिला, बिल्कुल गलत। हमारे यहाँ से जितने भी प्रवासी मजदूर गुजरे, सबको प्रशासन ने रहने की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की, उन्हें भेजने की व्यवस्था की है। दूसरी बात, वो भेजे क्यों गए? ये सब एक राजनीतिक स्टंट है, तो सरकार को बदनाम करने का चलाया जाने लग रहा है। नहीं तो कोई भी मजदूर अपने आ जाएंगे, सब सेफ थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं थी कहीं आने की। चलिए, मैं आपकी बात पे लौट रहा हूँ। जिस प्रकार से आपने कहा कि सबको खाना मिला, सबको भोजन मिला, फिर वो अपने गाँव क्यों लौटना चाह रहे थे? क्या मजबूरी उनकी थी? मैं बताऊंगा ना सर, कि इसलिए वो लौटना चाहने लग रहे थे क्योंकि हर कोई चाहता है कि मैं अपनों के बीच में रहूं। एक भय पैदा अब जिस प्रकार से धीरे धीरे लॉकडाउन खोल दिया गया, धार्मिक स्थल खोल दिए गए, हवाई यात्राएं खोल दी जा रही है, रेलवे स्टेशन खोल दिए जा रहे हैं, क्या अब कोरोना का डर खत्म हो चुका है? क्या अब कोरोना का संक्रमण एक दूसरे के संपर्क में आने से फैलना बंद हो चुका है, या हमने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है? जिस प्रकार से अगर मैं भाई साहब ढील दी जा रही है, इससे तो ऐसा ही माना जा रहा है कि जिस प्रकार आप खुलिए घूमिए। कोरोना अपने आप में एक वायरस है, ये वाकई है, लेकिन आज इस नुकसान को हम ये ना देख के, आज सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि हमारी जिंदगी अगर सेफ रहती है तो आगे चल के हम उसको बिजनेस को रिकवर कर लेंगे और आर्थिक इनकम कर सकते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है कि हमको
नहीं, हमको पहले जो है पहले खुद से सुरक्षा करनी है, पहले खुद से आप शराफत के हैं, आप शराफत के हैं। पहले जिस जिंदगी का हमें वास्ता दिया जा रहा था, जिस जिंदगी को हमारे बचाने के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था, वो जिंदगी आज भी खतरे में है, क्योंकि मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल 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 होता जा रहा है, बिल्कुल बढ़ती जा रही है। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने की पड़ी है, पूरी देश की जनता को दांव पे लगाने को हम नहीं, आप ये सोचो, आप ये नहीं मरते रहे, उसकी कोई परवाह नहीं है। ये खासकर रणनीतियां रहती हैं और उसको बाद में राजनीतिक मुद्दे बना दिए जाते हैं। अरे मैडम, पहले आप जिंदगी को सेव करिए, ये तो राजनीतिक मुद्दा बाद में, राजनीतिक मुद्दा बाद में बनेगी। आप इसको राजनीतिक मुद्दे पे बना रहे हैं, मैंने तो बाकायदा की बात करी है। आपने बोला है, आपने ही बोला है इस बात को कि आर्थिक स्थिति सही होने दीजिए। आपने भी देखा और आंकड़े आपके सामने है, लगभग आंकड़े तो इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि 10,000 इस समय प्रतिदिन 10,000 हो गए हैं, जहाँ पे जो है, और उसके बाद सारी चीज इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए एक चीज, बावजूद भी हमें आज तक भी कोरोना से निजात नहीं मिल पाई। हर दिन ये खतरा बना रहता कि पता नहीं किस दिन हम भी कोरोना का शिकार हो जाए। सरकार देखिए आज सबसे बड़ी चीज क्या है ना, आज ना सरकार हमको सुरक्षा दे पाएगी, ना हम, सबसे बड़ी सुरक्षा मेरी खुद की होनी चाहिए। अगर हम खुद से अगर नहीं संभल के रहे तो ये मत सोचिए, एक मिनट बात कर रहे हैं कि आज सरकार हमें सुरक्षा नहीं दे पा रही। इससे पहले 3 महीने पहले सरकार नहीं सोचा, सरकार ने सरकार सुरक्षा भी दे रही है। सुनिए रणनीति दे दी गई थी। नेहा जी, सरकार सुरक्षा भी दे रही है, सरकार सब कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा सुरक्षित शायद आप एक बात बताइए कि जिस समय देश में लॉकडाउन लागू किया गया, मात्र 300 कुछ संख्या कोरोना मरीजों की थी और मरने वालों की संख्या मात्र 5 थी। आज 2.25 लाख लोग संक्रमित हो चुके हैं, 10,000 का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसके बावजूद भी लॉकडाउन में लगातार ढील दी जा रही है। ये सवाल हमारा नहीं है, सवाल देश की जनता का है। देश की जनता जानना चाहती है कि आखिर क्यों लॉकडाउन में ढील दी जा रही है। क्या कोरोना का संक्रमण फैलना बंद हो गया? जी नहीं, कोरोना का संक्रमण न बंद हुआ, बल्कि और आगे और भी ज्यादा खराब होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी मैं एक ही बात कहूंगा कि इस समय जो सबसे बड़ी सुरक्षा है, वहां खुद से अपने आप को सुरक्षित करना है, क्योंकि हमारे एक व्यक्ति पे न सरकार निगाह रख पाएगी, न गवर्नमेंट रख पाएगी, न पुलिस रख पाएगी। हमको किया था इस चीज को, सरकार ने पहले क्यों कहा कि सरकार सारी चीजों की व्यवस्था करेगी, आप अपने घर में रहिए लगातार 10 दिन, 15 दिन, 21 दिन, उसके बाद फिर 1 महीना, फिर 1 महीना, लगातार इस चीज को बढ़ाते गए और एकदम लॉकडाउन को लगातार धीरे नहीं, एकदम ही कर दिया आप लोगों ने। नेहा जी, उस समय जो है शुरुआती जो है लॉकडाउन होना बहुत ज्यादा जरूरी था, नहीं तो ये स्थिति जैसी अमेरिका की चल रही थी ना, उससे भी ज्यादा खराब होती। अब जो है आप मुझे बताइए ना, आप कौन सा कमी रह गई है इस चीज में? आधे से ज्यादा क्रॉस कर जाएंगे। इतने मरीज पूरी दुनिया में नहीं होंगे जितने आने वाले टाइम के बारे में आपने सोचा है? स्थिति इतनी गंभीर हो रही है और उस गंभीर स्थिति को देखते हुए भी हम लॉकडाउन में लगातार ढील पे ढील दिए जा रहे हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आने वाला समय जो है इससे भी ज्यादा जो है कहीं बेहद खतरनाक होने वाला है, क्योंकि मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, अगर मैं खुद से ना समझे, खुद से अगर हमने अपनी सुरक्षा नहीं की और हमने कोरोना को वास्तविकता सही से नहीं समझा, आज देख लीजिए कोरोना का खौफ जो है, आप देख लीजिए बिल्कुल खत्म हो चुका है कि कोरोना का कोई खौफ है। लोग जो है इस तरह घूम रहे हैं बाजार में, मार्केट में, जैसे लग रहा है कुछ है ही नहीं है, केवल एक जो है मजाक बना लिया गया है। मार्केट क्यों खोली गई आप बताइए तो सही। पहले तो लॉकडाउन था, एकदम मार्केट खोली गई। नेहा जी बाजार बंद है तो इंसान तो देखिए बाजार में जाएगा ही। रंजीत जी से भी जानेंगे, लेकिन एक बार मैं प्रभात जी से जानना चाहूंगा कि पिछले 2.5 महीने के लॉकडाउन के दौरान क्या आपको लगता है कि सरकार के पास कोई इस तरह की योजना आई है, या सरकार ने कोई ऐसी योजना बनाई है कि जिससे हमारा देश, सरकार ने तो सबसे बड़ा उत्थान उसी दिन कर दिया था जिस दिन शराब के ठेके खोल दिए थे। सबसे बड़ा उत्थान तो उसी दिन हो गया था जिस दिन शराब के ठेके खुल गए थे आपके। और मैडम आज मंदिर और मस्जिद भी खुल गए मैडम आज।
मैं आप वही खुद तो थे ना, रंजीत जी, ठेके तो आपने 1.5 महीना पहले खोल जानेंगे दिया था। आपसे भी, कैसी इसी विषय बात पर कर रहे हैं चर्चा हो आप? रही है। जिस प्रकार से आप शराब पहले के ठेके खोल देते हैं, उसके शराब बाद के मंदिर ठेके खोल मस्जिद दिए आप गए, खोलते मंदिर हैं। मस्जिद खोल दिए गए, धार्मिक स्थल खोल दिए गए, और कोरोना मरीज घटने का नाम नहीं ले रहे, उसके बावजूद भी लगातार ढील दी जा रही है। मैं प्रभात जी जानना चाहूंगा कि 2.5 महीने के अंदर आपको क्या लगता है कि सरकार ने कोई इस तरह की योजना बनाई है कि हम सुरक्षित रह सकें, या लॉकडाउन खोलना इसका एक समाधान है? अरुण जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि ये डिबेट कारण और निवारण ना होके पॉलिटिकल डिबेट ज्यादा लग रही है, ठीक है ना। मैं माफी चाहूंगा सभी जो मेरे मेहमान हैं उनसे, लेकिन कृपया इसको पॉलिटिकली ना देख के तो कारण और निवारण के तौर पर देखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो तभी तो आपके पास बड़े प्रभात जी की पिछले 2.5 महीने में सरकार ने क्या कोई इस तरह की योजना बनाई है? जी, देखिए सरकार बता पाएगी इससे तो अच्छी तरह से, लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जो उद्देश्य था लॉकडाउन का वो जरूर पूरा हुआ है। अगर लॉकडाउन देश में लागू नहीं किया जाता तो कम से कम 1 करोड़ इन्फेक्टेड लोग इंडिया के अंदर आज के टाइम मौजूद होते, जो कि आज मात्र 1.25 लाख के आसपास हैं। तो लॉकडाउन का उद्देश्य अचीव कर लिया गया है, और आर्थिक गतिविधियों को आप एक सर्टेन सीमा से अब तक बंद नहीं रख सकते, ये फैक्ट है। आप इस चीज को समझ लीजिए। एक व्यापारी को चाहे वो किसी भी, चाहे वो साल के 10 लाख का सामान बेच रहा है, 10,000 करोड़ का बेच रहा है, उसको सैलरी का उसके ऊपर बर्डन होता है, उसको रेंट पे करना पड़ता है, उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, इंश्योरेंस की बहुत सारी सी प्रीमियम्स होती है वो ड्यू रहती है, उसका सीजन सफर कर रहा है, घर के खर्चे हैं, उसका जो माल उधार गया हुआ है उसकी चिंता है, जिसका उसको देना है उसकी चिंता है, उसके माल की सुरक्षा है, माल खराब होने पड़ रहा है फैक्ट्रियों में, शोरूम में पड़ा हुआ, जो उसका मेंटेनेंस है वो जा रहा है उससे। तो आप आर्थिक गतिविधियां नहीं खोलेंगे तो मुझे बताइए आप क्या करेंगे? जो विपक्षी पार्टी है वही बता देगी क्या करना चाहिए। एक कोई रोड मैप जो तो बना आज के की देना। चर्चा है प्रभात जी, इसी विषय को लेकर अभी रंजीत जी ने भी बताया कि सबसे पहले जिंदगी भी है भाई, जान है तो जान है, और यही मोदी जी ने भी कहा था कि जान है तो जान है। मैं एग्री कर रहा हूँ, मैं खुद का ये चीजें तो जिस विषय पे आप जो आप बात बता रहे हैं, ये इन विषयों पे तो पहले भी सोचना चाहिए था ना। जिस तरीके से एकदम से लॉकडाउन जारी कर दिया गया, ये तो एक तानाशाही हुई। जब चाहो लॉकडाउन लागू कर दो, जब चाहो लॉकडाउन खोल दो, जब चाहिए आप शराब के ठेके बंद कर दो, जब चाहिए धार्मिक स्थल खोल दीजिए आप, ये तो एक तानाशाही हो गई। मान्यवर एक चीज समझिए आप कि जान की सलामत सबसे पहले है कि मैं अपना शोरूम 2 महीने से बंद करके बैठा हूँ जी। बड़ौत में संतोष ज्वेलर्स के नाम से शोरूम है, उसमें चाबी प्रभात जी आप ही नहीं शोरूम बंद करके बैठे हैं, माननीय मोदी जी ने पहले भी ये कह दिया था कि सभी के नहीं, सभी के शोरूम बंद थे और एकदम खोल भी दिए गए हैं, और अब आप ही लोगों को कहना है कि आर्थिक तंगी कैसे खत्म होगी। शायद आप उन गरीबों को देखिए, उन प्रवासी मजदूरों को देखिए, उन नौकरियों वाले लोगों को देखिए जो लगातार जिनकी नौकरियां चली गई, जो आज भी घर बैठे हुए हैं। आप रोड मैप दीजिए ना, क्या अखिलेश जी सक्षम है रोड मैप देने के लिए? आप बताइए। अभी जो मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, हम लोगों ने पलायन करने की सोची थी उस टाइम पे, ये तो शुक्र है योगी जी आगे कि हम बचे हुए आज। प्रभात जी बात अच्छा सर, आपने अभी मुझसे थोड़ी देर आपने इस डिबेट पे बोला, आपने इस डिबेट पे बोला कि राजनीतिक मुद्दों पर बात नहीं होनी चाहिए, और अगर आप अखिलेश जी पर आ रहे हैं तो मैं बता दूं, मेरी बात सुनिए, पॉलिटिकली आप लेके आ रहे हैं तो मुझे बोलना अगर आप पॉलिटिकली आ रहे हैं और अखिलेश जी पर बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं नेहा जी, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं हो रही है, ये कोरोना महामारी जो देश में बुरी तरह से फैली हुई है उसको किस प्रभात जी को समझाइएगा कि अखिलेश जी का नाम लेने से पहले उन्होंने बोला कि अखिलेश जी रोजगार दे देंगे। जिस प्रकार से लॉकडाउन खोल दिया जा रहा है उसी विषय पे चर्चा हो रही है, ये लॉकडाउन केंद्र सरकार का रोजगार देने का असर भी केंद्र सरकार का ही है। आप समझ, कोई पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, ये डिबेट सिर्फ कोरोना को लेके है। जिस प्रकार से ये आप लॉकडाउन खोल दिया जा रहा है, मान्यवर ये चीज है, आप ये चीज आप प्रभात जी को बताइए जिन्होंने अखिलेश जी का नाम लिया। प्रभात जी, नेहा मैडम लॉकडाउन से बताइए, पूछिए सर, मैं तो तैयार हूँ आपके क्वेश्चन के लिए, पूछिए। नेहा मैडम मैं ये कह रहा हूँ आज क्या है कि देश को नहीं, अच्छी बात, धन्यवाद। 70 दिन दिए देश को, और नहीं धन्यवाद आपको। सुनिए मेरी बात, नेहा जी मेरी बात सुनिए, क्या आपके पास कोई ऐसा विचार है कि जिससे हम कोरोना से निजात पा सके? 2 मिनट देखिए भैया, मैं तो आपको यही बताऊंगी कि कोई भी ऐसा कोई निजात नहीं है, क्योंकि हमारे देश के पीएम साहब ने ही ये लॉकडाउन किया था, उन्होंने ही आवेदन किया था, निवेदन किया था सभी से कि कोरोना से आप रहने के लिए आप डिस्टेंस बनाइए, और पूरी जनता, वो चाहे गरीब हो चाहे आम गरीब जनता कोई भी हो, वो चाहे थर्ड
डिग्री का इंसान से चीजें हो रही हैं, इस चीज को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस बीमारी से जल्दी से निजात ले पाएंगे, और कोई तरीका ऐसा बचा भी नहीं है। नेहा जी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आज सबसे बड़ी चीज जो है ना, अपने आप को खुद को सुरक्षित करना। ना शासन, ना प्रशासन, ना पुलिस, कोई किसी को एक आदमी की व्यवस्था नहीं कर सिर्फ 2 मिनटों में आप बताइए कि क्या तरीका ऐसा कि जिससे हम कोरोना से निजात मिल सके। देखिए, मेरा एक ही मानना है, आज जो है कोरोना के मामला इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, इसमें अगर हम स्वयं से खुद की सुरक्षा न करेंगे और गंभीरता से नहीं लेंगे हम इस चीजों को, तो आप ये मान के चलिए कि इसको कोरोना की महामारी इतनी भयंकर रूप लेने की पूछिए नहीं। आज हमको खुद की आप बात कर रहे हैं, नहीं, मुझको खुद आज जो है खुद की सुरक्षा करनी है। सर एक बात पूछूंगी आपसे, एक बात थोड़ी सी बात है, किसी की बात है, कल अमित शाह जी ने बोला है कि चुनाव का प्रचार जारी रहना चाहिए। अगर ये बात है, कोरोना को छोड़कर चुनाव का प्रचार जरूरी रहना चाहिए, ये तो कल अमित शाह जी ने कहा है, पूरे चैनल्स में नहीं दिखाया ये चीजें, शायद आपने नहीं देखा होगा, लेकिन तो निजात कहाँ से मिलेगी बताइए। नेहा जी, केवल जो है आज अपनी कार्यक्रम में सुरक्षा सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर हम अपनी सुरक्षा नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारी सुरक्षा कोई नहीं कर पाएगा। नेहा जी सुनिए, आप सुनिए। अच्छा नेहा जी, सबको अपनी सुरक्षा करनी है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, सबको अपनी सुरक्षा करनी है। गरीब हो, ये नहीं कि गरीब जो है गरीब के लिए स्पेशल सुरक्षा होगी, अमीर के लिए अलग होगी, मध्यम वर्ग के लिए अलग होगी। आप सभी नेहा जी देखिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? आप पल्ले में जा रही है, केंद्र सरकार ने पल्ला झाड़ा है, अब उनके बस की नहीं था तो बकायदा पल्ला झाड़ दिया गया। 30 सेकंड का समय बताइए। निकल जाइए, मंदिर भी खोल दिए, पहले शराब के ठेके, देन मंदिर, मस्जिद और आज दुकानें। मैं अरुण जी एक चीज कहना चाह रहा हूँ, हमने अपनी जो देश की चाबी है वो मोदी जी को सौंपी है जी। फिलहाल जो वो कहेंगे वो हमें पालन करना है, लेकिन अपने आप से भी हमें कुछ सुरक्षात्मक उपायों का यूज करना जरूरी है। आप मास्क यूज कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, थर्मल स्कैनर यूज कीजिए, आप इम्यूनिटी बूस्टर अच्छा कान बांध लें। शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और उस खास मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। आखिर निष्कर्ष यही निकल के आया है कि लॉकडाउन कोरोना महामारी का इलाज नहीं है। ये मत समझिए कि सरकार ने लॉकडाउन में ढील दे दी कि कोरोना खत्म हो गया, नहीं, क्यों कोरोना को हराने के लिए हमें सावधानी बरतनी होगी। लगातार सावधान रहिए, अपने परिवार को सावधान रखिए, अपने साथियों को सावधान रखिए और खुद भी सावधान रखिए। लॉकडाउन खोलना सरकार की मजबूरी थी, क्योंकि सरकार इतने लंबे समय तक हर भूखे पेट तक खाना नहीं पहुंचा सकती। आर्थिक स्थिति भी देखनी होती है, व्यापारियों को भी देखना होता है। तो अगर आप कोरोना से बचना चाहते हैं तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहेंगे।